सामाजिक कारण अंग्रेज जाति भेद की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार भी अपमानजनक था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार की सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसायियों द्वारा संचालित होटलों व क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के एक मजिस्ट्रेट के आदेश से लगाया जा सकता था, जिसमें उसने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को चाहे उसका पद कुछ भी हो, इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले हर अंग्रेज को सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े पर या गाड़ी पर सवार होकर हो तो उसे नीचे उतरकर तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक अंग्रेज वहां से निकल न जाए। पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए लिपिक प्राप्त करना था और काले अंग्रेज तैयार करना था। स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास को अपने अनुकूल लेखन करवाया। आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य द्रविड़ जैसे भेद खड़े कर दिए और इन बातों से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विरुद्ध तीव्र असंतोष था। धार्मिक कारण, हिंदू उत्तराधिकारी नियमानुसार कोई भी मतांतरण करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाया गया जिसमें अब ईसाई बनने पर पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होता था। इस प्रकार हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन व अन्य उपायों से मतांतरण का नियोजित अभियान किया गया। इससे राजकीय सहायता मिलती थी। जो व्यक्ति ईसाई मत को स्वीकार कर लेता था उसे अनेक सुविधाओं के साथ राजकीय सेवा का अवसर मिलता था। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने मतों को खतरे में अनुभव करने लगे। ईसाई पादरियों को 1813 में अधिनियम के द्वारा भारत में मजहबी प्रचार की स्वीकृति मिल गई। इन्होंने मत प्रचार के उद्देश्य से न केवल विद्यालयों की स्थापना की वरन सेवा में भी नियुक्ति होने लगी व छावनियों में ईसाई साहित्य का वितरण होने लगा। भारत में मंदिरों और मस्जिदों की संपत्ति अब तक कर मुक्त रही थी, लेकिन इस पर अंग्रेजों द्वारा कर लगाया गया। कंपनी के निदेशक मंडल प्रधान मैगलीज ने हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यक्त किया कि गॉड ने हिंदुस्तान के विशाल साम्राज्य को इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वतंत्रता पूर्वक लहराता रहे। ऐसी घटनाओं में भारतीयों में यह शंका व्याप्त हो गई कि अंग्रेज उनके धर्म व संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। सैनिक कारण 1857 से पूर्व भी भारतीय सैनिकों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर बगावत की थी। बंगाल में 1764 में सिपाही विद्रोह, 1806 में बेलूर में, 1824 में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा समुद्री मार्ग से वर्मा जाने से इनकार करना, 1844 में बिना अतिरिक्त भत्ते के सिंध जाने से इनकार करना, 1849 में 22वें NI, 1850 में 66वीं NI और 1852 में 38वीं NI में विद्रोह किया गया। अफगान युद्ध 1839 में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा व पंजाब में संघर्ष से उन्हें बहुत क्षति हुई। सेना में अंग्रेजों की तुलना भारतीय सैनिकों की लगातार बढ़ती जा रही थी। 1856 में भारतीय सेना में 2,33,000 भारतीय सैनिक, 45,322 यूरोपीय सैनिक थे। क्रीमिया युद्ध में अंग्रेजों की पराजय में भारतीयों में उनके अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय ने बंगाल की सेना में तीव्र आक्रोश व असंतोष उत्पन्न किया, क्योंकि बंगाल की सेना में अवध के सैनिकों की संख्या अधिक थी। वेतन भत्ते, पद व पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव कर उनकी अपेक्षा की जाती थी। भारतीय सैनिक को वेतन 9 रुपये मासिक व यूरोपीय सैनिक को 60 से 70 रुपये मासिक दिया जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सामान्य सेना भर्ती अधिनियम को पास कर दिया, जिससे अब भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर समुद्र पार भी सरकार आवश्यकतानुसार जहां सेना भेजे उन्हें वहां जाना पड़ेगा। इसलिए 1854 में डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिक को मिल रही निःशुल्क डाक सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया और इन सब बातों से सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना आ चुकी थी। उसे केवल एक चिंगारी की जरूरत थी। अब चिंगारी चर्बी लगे कारतूस ने प्रदान कर दी थी। तत्कालीन कारण 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स को अधिक अच्छी बताई थी प्रयोग करने का निश्चय किया। इन नई राइफल्स ने कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जब जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि नई राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, इससे गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर निषिद्ध था। कारतूसों
कि चर्बी होने की जांच की गई। जॉन केई व लॉर्ड रॉबर्ट्स ने इस सत्य को स्वीकारा है। इस घटना को से सैनिक भड़क गए और अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश फैल गया। उसकी यह धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू व मुसलमान दोनों को ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुल्य हैं। चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी और उससे धमाका हुआ। उससे भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। क्रांति का विचार व प्रमुख नायक अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने 1857 क्रांति को आकस्मिक घटना बताने का प्रयास किया, जबकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह क्रांति पूर्व नियोजित एक सोची समझी योजना का परिणाम थी, जिसका नेतृत्व विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने किया। योजना के कर्णधार मुख्य नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उनके भाई बाला साहब और वकील अजीमुल्ला थे। क्रांति का एक जगह से दूसरी जगह प्रचार का तरीका चपातियाँ और लाल कमल था। क्रांति योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई 1857 को आरंभ करनी थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना से क्रांति तय समय से पूर्व ही हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। उसे बंदी बना लिया गया और फांसी दे दी गई। यह संघर्ष का प्रथम बलिदान था। मेरठ में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर कारावास का दंड दिया गया। 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर सभी कैदी सैनिकों को मुक्त करवा लिया और वे दिल्ली की ओर चल दिए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया व उसे भारत का सम्राट घोषित किया। इस समय लेफ्टिनेंट विल्लोबी ने क्रांतिकारियों का कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन पराजित हुए और भाग निकला। सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर अधिकार के साथ 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। विद्रोह शीघ्र ही उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। भारतीय नरेशों को संग्राम में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखे गए। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और कुछ क्षेत्र झांसी और कुछ अन्य प्रदेश सभी में विद्रोह हो गया। लॉर्ड कैनिंग ने शीघ्र ही क्रांति का दमन की योजना बनाई। भारतीय नरेशों व नेताओं के आपसी सामंजस्य की कमी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। दिल्ली पर मात्र 5 दिन में ही अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और दिल्ली की जनता ने प्रतिशोध लिया गया। दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने किया था। सम्राट को बंदी बना लिया गया और निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। 1862 में वहां उनकी मृत्यु हो गई। अवध बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह 4 जून को आरंभ हुआ। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। जमींदारों, किसानों और सैनिकों के साथ दिया व अंग्रेजों की रेजिडेंसी में आग लगा दी गई और इसे रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। जनरल हैवलॉक और आउटरम को भी सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थितियों में सर कॉलिन कैम्बल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया गया। कानपुर, नाना साहब व तात्या टोपे। नाना साहब अपने दक्ष सहायक तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। सर कॉलिन कैम्बल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुनः दिसंबर में अधिकार कर लिया। तात्या टोपे बच निकले और झांसी की रानी से जा मिले। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 को आरंभ में सैनिकों ने झांसी में भी विद्रोह किया। यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर पुनः उस पर अधिकार कर लिया। पराजित होने पर लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे भागने में सफल रही। बिहार, कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने आरा जिले के आसपास क्षेत्रों में अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। वह अंग्रेज सेनापति मिलनमैन, कर्नल डेक्स व मार्क और मेजर डगलस को इसी बूढ़े शेर ने धूल चटाई और गंगा पार कर अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन उसे अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली।